Student, this is Avatpal and we are going to start our lecture that is crop insurance. So crop insurance के बारे में हम बात करेंगे आज. क्रॉप इंश्योरेंस एक्चुअली है क्या और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अब तक निकाली हैं. So agriculture production and farm incomes in India are frequently affected by natural disaster. जो हमारी रूरल एरिया में खेती होती है उस खेती में जो होने वाला अफेक्शन है और कह सकते हैं जो बहुत सारा अफेक्ट होता है वो ड्रॉट के कारण हमारी क्रॉप अफेक्ट होती है, फ्लड के कारण भी अफेक्ट होती है, साइक्लोन. सो ये बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ हैं और नेचुरल डिजास्टर हैं जिनकी वजह से जो है हमारे क्रॉप को जो है बहुत सारा नुकसान होता है. इसके अलावा कुछ मैन मेड भी डिजास्टर हैं, जैसे कि कहीं क्रॉप में आग लगना, कोई अच्छी क्वालिटी का सीड है, सुपीरियर सीड है, उसको बेचने में काफ़ी परेशानी होती है बिकॉज जो भी अच्छे हमें रेट मिलने होते हैं अच्छी क्वालिटी के सीड के वो नहीं मिल पाते हैं. तो इस प्रकार की भी जो डिजास्टर है वो मैन मेड होती है और इससे किसान को बड़ी प्रॉब्लम होती है. फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स के जो रेट हैं प्रॉपर वो हमें अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं. इसके अलावा all these events severely affected farmer through loss in production and farm income. हमें बहुत सारा लॉस होता है इनकम में, जो भी हमारा फार्म है उसके इनकम में बहुत बड़ा लॉस होता है. किसके कारण? कुछ मैन मेड और कुछ नेचुरल. एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ये क्योंकि हमारे जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो भी फार्मर की पहुंच से यानी बियॉन्ड द कंट्रोल है और मैन मेड है वो भी बियॉन्ड द कंट्रोल है. बिकॉज जो फार्मर है वो फार्मर एक्चुअली इन सब पर कंट्रोल नहीं रख सकता, मंडी के भाव पर कंट्रोल नहीं रख सकता है. राइट. सो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इज कंसीडर्ड एन important mechanism to effective address the risk. मेन फोकस है to address the risk to output and income resulting from various natural and man-made events. यानी हमारा जो मेन फोकस है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का है वो रिस्क को कम करना है, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो मैन मेड हो. तो नेचुरल और मैन मेड दोनों प्रकार के रिस्क जब कवर होते हैं तो वो जो एस्पेक्ट आता है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के अंदर आता है. अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कैसे काम करता है और कौन कौन सी स्कीम्स थी. सो क्रॉप इंश्योरेंस जो है एक्चुअली है क्या? क्रॉप इंश्योरेंस इज परचेज्ड बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर. एक्चुअली जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ही इसको परचेज करेगा एंड सब्सिडाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आइदर द लॉस ऑफ देयर क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर सच एज हेल्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स और द लॉसेस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर. या तो वो किसान जब परचेज करेगा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस या क्रॉप इंश्योरेंस तो वो अपनी क्रॉप को डिजास्टर या फिर हेल से, ड्रॉट से, फ्लड से या फिर अदर प्रकार के जो लॉसेस होते हैं जैसे कि डिक्लाइन इन द प्राइस, जो मूल्य होता है, जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे उसको भी कवर करने के लिए हम क्रॉप इंश्योरेंस को परचेज करते हैं. क्रॉप और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कवर रिस्क ऑफ एंटीसिपेटेड लॉस इन द यील्ड ऑफ वेरियस क्रॉप. एक पॉइंट ये आता है जो इंश्योरेंस होता है वो रिस्क कवर करता है जो लॉस होने वाला है किस में? प्रोडक्शन में.
ऑलमोस्ट द एंटायर क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस कम्स फ्रॉम स्कीम्स और प्रोग्राम। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस आता है वो स्कीम्स या प्रोग्राम के तहत ही आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट जो भी है पर्टिकुलर या यूनियन टेरिटरी है वो लॉन्च करती है। दीज स्कीम्स ऑपरेट इन प्रिंसिपल ऑफ एरिया अप्रोच। ये जो स्कीम है वो एरिया अप्रोच पे पर्टिकुलर काम करती हैं। कवरेज इज कंपल्सरी फॉर फार्मर टेकिंग क्रॉप लोन्स फ्रॉम रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो कवरेज होता है वो कंपल्सरी होता है किसके लिए? जो लोन ले रहा है, यानी लोनी फार्मर होगा या फिर नॉन ले। तो ये हमें अभी आगे समझना पड़ेगा कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो आपने अगर एग्रीकल्चर लोन लिया है, क्रॉप लोन लिया है, तो उसमें आपका क्रॉप इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। अदरवाइज आप वॉलंटियरली आप ले भी सकते हो। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके साथ ऐड कर देती हैं, और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं क्रॉप इंश्योरेंस की जिसमें आप लोन लो तो वॉलंटरीली आप कह सकते हो कि मुझे चाहिए है अथवा नहीं चाहिए, राइट। लोनी फार्मर कैन आल्सो इंश्योर देयर क्रॉप्स अंडर द सेम स्कीम। सो क्रॉप अभी मैंने पीछे एक चीज बताई थी आपको, these schemes operate on the principles of area approach। एक्चुअली एग्रीकल्चर में एरिया अप्रोच इसलिए आता है, जैसे मैं बात करूं कॉटन ग्रोअर्स की, तो ऑफ कोर्स कॉटन का जो रीजन होगा, कॉटन का जो एरिया होगा, सिर्फ इंश्योरेंस की स्कीम वहीं काम करेगी। अगर आपकी इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया जाए ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन नहीं है, तो वहाँ पर वो नहीं उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो केवल वेदर वाली कंडीशन, मैं बात करूंगा कोकोनट की, तो जो कोकोनट है वो सिर्फ केरल के राज्यों में प्रोड्यूस होता है, केरल जैसे राज्यों में प्रोड्यूस होता है। अब वहाँ का वेदर और हमारे सेंट्रल यूपी का वेदर या फिर बिहार, उधर छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ का जो वेदर है वो बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो एरिया अप्रोच इसीलिए वहाँ पर लगाया जाता है। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मैंने इस टेबल में दे रखा है आपको कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है वो आपको दिख जाएंगी कि किस किस ईयर में कौन कौन सी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स आई थी। तो 1971 से लेके 1978 तक पहली क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल अप्रोच स्कीम के नाम से थी। फिर 79 से 84 तक जो चली थी वो पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से चली थी। फिर 85 टू 99 कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी। फिर आई थी रबी जो 2000 से लेके 2013 और 14 तक चली थी, राइट। अब इसके बाद इसको चेंज किया गया, इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी। फिर इसके बाद वेदर बेस्ड जो कि वेदर पे डिपेंडेंट थी स्कीम, वो आई थी 2007 टू 8 के लिए। फिर 9 टू 10 में आई थी कोकोनट पाम, स्पेशली फॉर द कोकोनट ग्रोअर्स के लिए, ठीक है। फिर 2016 में बहुत अच्छी स्कीम आई थी जिसको हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर PMFBY के नाम से भी जानते हैं। ये स्कीम अब तक की सबसे सफल स्कीमों में मानी जाती है। मैं बात करूंगा 1978 में जो पहली स्कीम थी ये लॉस में गई थी। अब वो लॉस का कारण क्या था वो हम जानेंगे। सो फर्स्ट जो इंडिविजुअल अप्रोच स्कीम थी वो क्या कहती है, 1972-73 में ये एक्चुअली लॉन्च हुई। तो इसको लॉन्च किया था जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC नाम की एक कंपनी जो कि इंडिया की थी,
और स्पेशली उसने किया था H4 जो कॉटन की हाइब्रिड 4 कॉटन की वैरायटी है इसके लिए। फिर इसमें बाद में कौन सी जोड़ दी गई, ग्राउंडनट क्रॉप को भी जोड़ दिया गया, व्हीट क्रॉप को भी जोड़ दिया गया और पोटैटो क्रॉप को भी जोड़ दिया गया। सो इस स्कीम में जो है ये क्रॉप और भी जोड़ दी गई। द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में ये इम्प्लीमेंट हुई थी। It continued up to 1978 to 79 and covered only 3,110 farmers for the premium of rupees 4.54 lakh। जो कलेक्शन था वो कितने का हुआ, 4.54 रुपीज़ का, और क्लेम कितने का देना पड़ा हमें, 37.88 लाख। आप डिफरेंस समझ सकते हो कि कलेक्शन हुआ केवल 4.54 लाख का और क्लेम देना पड़ा 37.88 लाख का। तो ऑफ कोर्स कंपनी लॉस में थी। GIC ऑफ इंडिया फाउंड दीज स्कीम्स अनइकोनॉमिक एंड unsuitable for implementation on a large scale due to very high claim premium ratio। जो क्लेम और प्रीमियम रेशियो का, प्रीमियम का यानी क्लेम का और प्रीमियम का जो रेशियो आया था वो बहुत ज़्यादा था, इसके वजह से ये जो है स्कीम लॉस में चली गई थी। नेक्स्ट स्कीम हमारी आती है पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे PCIS भी बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये भी नोट करते रहना है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म है किसी भी स्कीम का वो हमें याद रखना है, ताकि कभी अगर पूछा भी जाए तो हम आसानी से उसको कवर कर सकें। द स्कीम कवर्ड सीरियल्स, इसमें सीरियल्स क्रॉप को कवर किया गया था। मिलेट्स, आप सभी जानते हो मिलेट्स, ऑयल सीड्स, कॉटन, पोटैटो एंड चिकपी। सो it was confined to लोनी फाइनर ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑन वॉलेंटरी बेसिस। ये जो स्कीम आई थी वो वॉलेंटरीली थी, सॉरी। द प्रीमियम पेड वॉज शेयर्ड बिटवीन द जनरल इंश्योरेंस स्कीम, जनरल इंश्योरेंस GIC जो भी कंपनी का नाम है। द प्रीमियम पेड वॉज शेयर्ड बिटवीन GIC एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 2.1, 2:1, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड जो GIC का रेशियो था, यानी जो कंपनी है वो कंपनी 2 पार्ट पे करेगी और 1 पार्ट पे करेगी स्टेट गवर्नमेंट। So, पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1979 was implemented in 12 स्टेट, ये 12 स्टेटों में की गई थी। टिल 1984-85 तक, 1984 से 85 तक केवल 12 स्टेटों में ये इम्प्लीमेंट की गई थी और इसने 6.23 लाख फार्मर को कवर किया था। और प्रीमियम कितना था इसका, प्रीमियम जो भी था वो था 195.01 लाख अगेंस्ट द क्लेम कितने का, 155.68 लाख। यानी इस बार कहीं ना कहीं कंपनी जो है प्रॉफिट में थी। नेक्स्ट स्कीम थी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बताया जाता है कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1985 में टिल खरीफ 99 तक। द स्कीम वॉज अडॉप्टेड बाई 15 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। केवल 15 स्टेटों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको अडॉप्ट किया गया था। बोथ PC यानी एक प्रीवियस जो थी हमारे पास प्रीवियस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड
comprehensive crop insurance scheme, pilot crop insurance scheme and comprehensive crop insurance scheme were confirmed only to farmer who had borrowed seasonal agricultural loans from financial institute। यानी जो हमारे पास पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, दोनों जो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो लोन ले रहा है उसके लिए थी। द मेन डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ टू स्कीम्स वाज दैट pilot crop insurance scheme was on voluntary basis, whereas comprehensive crop insurance scheme was compulsory for the loanee farmer। जो पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी ये वॉलेंटरी बेसिस पे थी, जबकि जो कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो लोनी फार्मर के लिए कंपलसरी थी। इतना सा इसमें डिफरेंस है। इसके बाद जो हमारी स्कीम आई है वो आई है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम भी इनसे जो प्रीवियस स्कीम थी इनसे बेहतर थी। द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री फ्रॉम 1999 टू 2000 रबी सीजन, रिप्लेसिंग, इसने रिप्लेस किया था किसको, कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, विच हैड बीन इन ऑपरेशन सिंस 85, जो कि 85 से चल रही थी। दिस स्कीम इज अवेलेबल टू बोथ बोरोवर्स एंड नॉन बोरोवर्स। ये स्कीम भी दोनों किसानों के लिए थी, चाहे वो बोरो करता है पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर नहीं करता है। इट कवर्स ऑल फूड ग्रेन्स, इसने कवर किया था पूरा सा पूरा फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड एंड एनुअल हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप। यानी ये स्कीम ऐसी थी जो कि सीरियल क्रॉप के अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी कवर कर रही थी। फॉर विच पास्ट यील्ड डाटा आर अवेलेबल फॉर एन एडिक्वेट नंबर ऑफ ईयर्स। यानी हम जो भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ले रहे थे उसके लिए क्या होना चाहिए था कि हमारे पास पिछला रिकॉर्ड होना चाहिए था कि हमारे खेत पे कितना जो है क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था, एक्यूरेट। अमंग द एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप शुगर केन था, इसमें पोटैटो था, कॉटन, जिंजर, ऑनियन, टर्मरिक, चिलीज, कोरिएंडर, क्यूमिन, जूट, टोपियोका, बनाना एंड पाइनएप्पल आर कवर्ड अंडर द स्कीम। इस स्कीम में इतनी सारी क्रॉपें जो है कवर की गई थी। द स्कीम इज ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एरिया अप्रोच फॉर वाइडस्प्रेड कैलेमिटीज एंड इंडिविजुअल अप्रोच फॉर लोकलाइज्ड कैलेमिटीज सच एज हेलस्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। यानी एरिया अप्रोच पर भी काम करती थी और लोकलाइज्ड के में भी काम करती थी ये स्कीम। द प्रीमियम रेट्स एप्लीकेबल, इस स्कीम में जो प्रीमियम रेट थे वो बाजरा एंड ऑयल सीड के लिए 3.5%, अदर खरीफ क्रॉप के लिए 2.5%। जो टोटल सम एश्योर्ड होता है यानी जितना हमें क्लेम मिलना है उसका इतना परसेंट, और वीट का 1.5%, अदर रबी क्रॉप्स का 2.0%। जो आगे की स्कीमें हैं वो हम नेक्स्ट एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। इफ क्रॉप इंश्योरेंस इज टू बी सक्सेसफुल इट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। अगर क्रॉप इंश्योरेंस सक्सेस है तो पब्लिक सपोर्ट भी इसको मिलना चाहिए। दिस कुड बी डन बाय फर्स्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेदर पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल क्रॉप यील्ड्स। ये दो चीज़ों पर काम करता है, किस पर, एक तो वेदर पैटर्न यहाँ का क्या है और दूसरा है हिस्टोरिकल क्रॉप यील्ड, यहाँ किस प्रकार की फसल कितना प्रोडक्शन देती है। सपोज करो कि जैसे वेस्ट बंगाल जो है वो वेजिटेबल ग्रोअर भी है और पेडी ग्रोअर भी है,
तो वेजिटेबल का वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है वहाँ पर, और पेडी का जो है प्रोडक्शन वो कितना होता है। और इसके अलावा हमें एस्पेक्ट जो वेदर की है वो भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ का वेदर का पैटर्न कैसा है। सेकंड, बाय मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द रिसर्च नीडेड बिफोर एनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रोग्राम्स कैन बी स्टार्टेड। ये अगर कॉस्टिंग हमें मीट कर रही है, यानी ये कॉस्टिंग हमें निकल के आ रही है, तो वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है। थर्ड, बाय सब्सिडी ऑन प्रीमियम। जो सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे रही है। थर्ड, बाय सब्सिडी ऑन प्रीमियम मीटिंग पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड री इंश्योरेंस एटसेट्रा, यानी उस पर री इंश्योरेंस का भी कोई प्रावधान है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर कितना हमें सब्सिडी दे रही है। ग्लोबल एक्सपीरियंस शोज दैट ड्यू टू स्पेशल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो कुछ एक अलग प्रकार का है, इसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं काम करते हैं। वेदर भी हो गया, आपने सीड कितना डाला है, आपने पेस्टिसाइड कितना डाला है, आपने उसकी टेकिंग केयर कितने की है, उसकी वीडिंग की है कि नहीं की है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही हैं। इन सेवरल कंट्रीज प्रीमियम पेबल बाय फार्मर इज सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट। जो बहुत सारी कंट्रियों में अभी चल रही है इंश्योरेंस स्कीम, उसमें क्या होता है, सब्सिडी दी जाती है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सब्सिडी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम इज रिसेंटली ईयर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 60% इन यूएसए में 60% होती है, 70% इन कनाडा, 50 to 60% in Philippines and 58% in Spain. In case the farmer are also asked to pay full premium themselves, then chance to adoption of agriculture insurance are bleak. There is a need for some subsidization by government, of course. तो ये हमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा हमारे पास नॉलेज आया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोशिश करूँगा कि आपको तक जो है वीडियो अच्छी से अच्छे कंटेंट में और अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।